चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर 3 किसके ऊपर है? रेशियो एनालिसिस के ऊपर है। उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। अ वेरी हाई करंट रेशियो, पहले तो पता होना चाहिए करंट रेशियो होता क्या है। करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एसेट्स बहुत ज़्यादा पाइल अप पड़े हैं, पाइलिंग अप ऑफ द इन्वेंट्री, करेक्ट है। दूसरा, इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ डेटर्स, इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ डेटर्स, ओके। हाई बैलेंस इन द कैश एंड बैंक विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ये भी करेक्ट है। ए और सी तो करेक्ट है, तो उसके हिसाब से तो मतलब दो ही करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। इन एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ द डेटर्स, इनएफिशिएंट हैं, अच्छा ओके, हाँ ठीक है, इनएफिशिएंट है इसीलिए तो बहुत ज़्यादा अपने धन अपने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट है, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी हाई करंट रेशो, करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड करंट लायबिलिटी, वेरी हाई करंट रेशो विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, नो नॉट अफेक्ट द, इफेक्ट करेगा, एडवर्सली इम्पेक्ट द, करेक्ट है, तो सी इज़ द राइट आंसर। एडवर्सली इफेक्ट करता है ये, ठीक है, सी आना चाहिए इसका, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, नहीं है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट। इमीडिएटली कैश, इमीडिएटली कैश, कैश इन हैंड एब्सोल्यूट है। कैश एट बैंक जो इमीडिएटली, बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स इमीडिएटली आ जाते हैं। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में किए तो इमीडिएटली आएगी कि नहीं आएगी? मार्केटेबल, अच्छा मार्केटेबल आ जाती है। बिल्स रिसीवेबल टाइम लगाते हैं, बिल्स रिसीवेबल टाइम लगा सकता है। जब हमने किसी को डेट पे दे रखा है तो वो टाइम लगाता है ना। बिल्स रिसीवेबल वही है, उधार पे हमने, क्रेडिट पे हमने कुछ दे रखा है और उसको पैसे आने में टाइम लगेगा। कई बार तो बैड डेट भी हो जाती है इस चक्कर में, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगाते हैं देने के लिए। एब्सोल्यूट लिक्विड कैश नहीं है वो। अब मांगेंगे तो बंदे बोलेगा यार अब पैसे नहीं है सर आज हमारे पास, आप कल आइएगा। आप 60 दिन का टाइम दे रखा है ना सर आपने, आपने 50 दिन का टाइम दे रखा है ना सर, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भी वो डिले करते रहेंगे, तो वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट नहीं है हमारा, ठीक है। बिल रिसीवेबल एक हमारा क्या है हमारा, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना है। द डिफेंसिव इंटरवल रेशो, डिफेंसिव इंटरवल रेशो इज ए मेजर ऑफ, किसका है, डिफेंस कर रहे हैं। ये डिफेंसिव इंटरवल रेशो जो बेसिकली इज ए मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बातें करता है। जब डिफेंस की बात आती है ना, डिफेंसिव इंटरवल रेशो, तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की यहाँ पर बातें आती हैं। डिफेंस करना है, ये रेशो जो मेरा डिफेंसिव इंटरवल रेशो है, मतलब ये मेरा डिफेंस है। ये जो रेशो है मेरा डिफेंस है, इतना मैंने बचा के रखा है पैसा, कभी ज़रूरत पड़े तो इमीडिएटली मैं ये रिकूप कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बातें यहाँ पर होती हैं। किसकी बातें होती हैं? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की डिफेंसिव इंटरवल रेशो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर की इक्विटी क्या इंक्लूड करती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो शेयर होल्डर की इक्विटी जो कहता है बेटा, वो कहता है सब मेरा है, मैं ओनर हूँ, मैं भी कंपनी मालिक हूँ, सब मेरा है, ठीक है। तो सब आता है इसके अंदर। शेयर होल्डर्स इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, ऑल ऑफ द अबव है। आगे आते हैं। अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर होल्डर ही है, वो अलग बात है, उसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसके पास, वो भी शेयर होल्डर ही है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, उसको पहले डिविडेंड मिलेगा, उसको पैसा पहले मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स, उसके इंटरेस्ट फिक्स है भैया। फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स डू नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता देखने। डिबेंचर तो फिक्स्ड इंटरेस्ट ही होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स्ड नहीं होंगे मेरे हिसाब से। क्या आंसर इसका? सी बोल रहे हैं इसका, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता। ये बोल रहे हैं भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हमारी होती हैं उसमें इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। बहुत लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जब रहती हैं, ये डिवेंचर की बात नहीं हो रही है, तो पेपर है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट भी हो गया, फिक्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो गया, ठीक है, उसमें भी फिक्स्ड इंटरेस्ट ही होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स्ड इंटरेस्ट ही होता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है।
आज कुछ कर इन्वेस्ट किया है, आज गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कुछ दे रही है, कल कुछ दे रही है, आज एफडी का रेट ये है, कल चेंज कर दें, भगवान कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, आज गवर्नमेंट कहती है हम, अब डिपॉजिट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, तो इसलिए मैंने बोला इन्वेस्टमेंट मतलब अब हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, आज इंटरेस्ट कहते हैं 7% है, कल कहते हैं 6%, हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट चेंज होता है। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट कर कंपनी में वो फिक्स रखते हैं इंटरेस्ट को, मतलब या तो ऐसे ही करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट करवा लेती है फिक्स्ड इंटरेस्ट, डिबेंचर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जब हम कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेसिस पर नहीं है। हमारे साथ ही धोखा हो रहा है। चलो 9 पे आ जाओ। अ रेशो which indicates the proportion of the long term funds deployed in the fixed assets is, which indicates the proportion the long term funds जो हैं long term funds deployed in the fixed assets, तो long term funds divided by fixed assets हो गया, long term funds divided by fixed assets हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहा है फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। अच्छा देखो जरा, a ratio which indicates proportion of the long term funds deployed in fixed assets, proportion of the long term funds बोला तो लॉन्ग टर्म फंड्स ऊपर ही होना चाहिए था, कुछ बोलते कुछ हैं लिखते कुछ, आंसर कुछ देते हैं, दे रहे हैं फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स है। रेशियो इंडिकेट्स प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स का कितना प्रोपोर्शन है, तो उसको ऊपर ही आना चाहिए ना, डिप्लॉयड इन द फिक्स्ड एसेट्स, ये बोल के रहे हैं फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। एक सेकेंड देखना पड़ेगा, करेक्ट है आंसर तो करेक्ट है, ये दे रखा है। तो जब भी फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म फंड की बातें आएंगे ना, इतना समझ लो, तो फिक्स्ड एसेट ऊपर आएगा और लॉन्ग टर्म फंड नीचे जाएंगे। ठीक है, समझ गए। रेशियो विच इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड्स डिप्लॉयड इन द फिक्स्ड एसेट्स, डिप्लॉयड इन द फिक्स्ड एसेट्स इज फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स, उल्टा मत कर देना। फिक्स्ड एसेट्स जो हमेशा ऊपर रहेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स जो लंबी है टर्म वो नीचे आएगी। ठीक है, इतना समझ लो, लॉन्ग टर्म फंड नीचे आएंगे क्योंकि ये लंबे हैं, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है डिनोमिनेटर में, समझ लो। ठीक है, चलो आगे चलो। एसेट मैनेजमेंट रेशियोज आर यूज्ड टू मेयर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू। एसेट मैनेजमेंट रेशियो जो हैं दे आर यूज्ड टू मेयर द स्पीड, तो स्पीड की बात आ गई तो वेलोसिटी की बातें आएंगी। द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होंगे, सेल्स या कैश में, कैश और बैंक में, सेल्स इन्वेंट्री में, फिक्स्ड एसेट करंट, सेल्स की बातें होंगी ना। जब भी बेटा ये आ गया ना कन्वर्ट हो रही हैं, तो कन्वर्ट हम किस में करना चाहते हैं, कैश में कन्वर्ट कर दो या फिर सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बस हर चीज़ को। ठीक है, बेसिकली अल्टीमेटली तो हम कैश में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट रेशियो जो हमारी यहाँ पर है इसके अंदर वो हमारी सेल्स या फिर कैश की बातें करती हैं, क्योंकि आंसर भी यहाँ पर वही है, सेल्स और कैश। ठीक है, कैश और बैंक जो है ये हो सकता था, लेकिन हम सेल्स की भी बातें करते हैं। सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाए तो हम मानते हैं कि वो स्पीड से कन्वर्ट होगी। हमारे एसेट मैनेजमेंट रेशियो बेसिकली हमारे सेल्स से रिलेटेड होती है, हमने पढ़ा भी था इसके ऊपर कि सेल्स से रिलेटेड हमारी एसेट मैनेजमेंट रेशियोज रहते हैं, मेजर विच यूज टू मेजर द स्पीड विद विच वेरियस अकाउंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स और कैश। चलो आगे चलते हैं। द रेशियोज ऑफ सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस इज नॉट सूटेबल फॉर, किसी के लिए सूटेबल नहीं है। सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस, कौन कौन से आ रही तो पढ़ा भी नहीं। रेशियो ऑफ द सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस इज नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल फॉर बोल रहे हैं, इज नॉट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल नहीं है, नहीं है, तो इसका आंसर देख लेते पहले। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए सूटेबल नहीं है। सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस ट्रेडिंग कंसर्न के लिए ओके है, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए है, होलसेल वेयर हाउस के लिए
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सेल्स हो रही है। ट्रेडिंग ट्रेड कर रहे हैं तो सेल्स हो रही है, डिपार्टमेंटल स्टोर से सेल हो रही है, होलसेल वेयर हाउस है तो वहाँ से सेल हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही है ना सिर्फ, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लिखा है सिर्फ। ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर सेल्स वैल्यू पर स्क्वायर फुट ऑफ द फ्लोर स्पेस की बात होंगी। ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेड करते हैं तो किसी पर्टिकुलर हाउस लेके कर रहे हैं या कुछ रेंट पे लेके कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर है, नहीं तो होलसेल वेयर हाउस है, नहीं तो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर सेल्स की बातें नहीं हो रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन सब में सेल्स की बातें हो रही है। देखो जरा, ट्रेडिंग में सेल्स की बातें हो रही है, डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स की बातें हो रही हैं, होलसेल वेयर हाउस में भी सेल्स की बातें हो रही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मैन्युफैक्चरिंग की बातें हो रही हैं, यहाँ पर सेल्स की बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। 12th पे आ जाओ। ए हाई रेशियो ऑफ टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, हम कहते हैं टोटल एसेट, जब टर्न ओवर की बात आएगी तो टोटल एसेट डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। अच्छा, ये कुछ और ही है। ये हाई रेशियो, अगर हाई रेशियो हो जाता है और टोटल एसेट टर्न ओवर रेशियो, इसका मतलब क्या है? टोटल एसेट टर्न ओवर बोल रहे हैं तो टोटल एसेट डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर क्या आएगा? सेल्स आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब सेल्स ज़्यादा बढ़ गए। इसका मतलब क्या हो गया? ओवर ट्रेडिंग हो गई, गेयरिंग हो गई, कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी या कैपिटल गेयरिंग हो गया। तो मेरे ख्याल से तो ओवर ट्रेडिंग आना चाहिए, सेल्स बढ़ गए, ओवर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, हमने बोला था कि जब भी टर्न ओवर रेशियो मतलब है तो नीचे एसेट्स आ गए तो ऊपर आ गई सेल्स, तो ऊपर सेल्स बहुत बढ़ गए, तभी करके हाई रेशियो आ रही ना, तो ओवर ट्रेडिंग हो गई। चलो आगे चलते हैं भैया। अ लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, जितना ज़्यादा क्रेडिटर पेमेंट मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री इंडिकेट्स दैट ऑपरेटिंग इन सेलर्स मार्केट। क्रेडिटर कौन होता है? लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट। क्रेडिटर है हमारे, दो तरह के लोग होते हैं। हम हैं कंपनी, हमारे एक डेटर होंगे जिनको हम सामान बेचते हैं, वो हमारे डेटर होते हैं, उधार में सामान लेके जाते हैं वो, ठीक है, वो डेटर होते हैं। और हमारे क्रेडिटर होते हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। अगर क्रेडिटर हमें लंबा टाइम देते हैं, लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, अगर लंबे टाइम तक हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर की एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, इट इंडिकेट दैट वी आर ऑपरेटिंग सेलर्स मार्केट में कर रहे हैं, या डैमेजेस द क्रेडिट रेटिंग एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर्स है, या सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड है, या ऑपरेशंस आर बीइंग फाइनेंस्ड बाय द सप्लायर्स फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये इलॉजिकल दे रखे हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शंस। तो ये तो सी तो करेक्ट है, सी तो करेक्ट है बिल्कुल, कि सप्लायर्स जो हैं दे आर विलिंग टू सप्लाई ऑन टू लॉन्ग क्रेडिट पीरियड, दे आर रेडी, इसीलिए क्रेडिट पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है इंडस्ट्री में, सप्लायर विलिंग इसीलिए हो रहा है ना। ठीक है, तो पहला देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग इन सेलर्स मार्केट। सेलर्स की मार्केट में हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, सेलर्स की नहीं है, जो बायर हैं जो बना रहे हैं उनको, एक्चुअली सेलर्स की मार्केट नहीं है, बायर की मार्केट है। उनको बायर को दे रहे हैं, बायर बना रहे हैं, सेलर तो सेलर को ज़रूरत है इसको बेचना, वो सामान निकालना है उसको अपना, तभी तो ज़्यादा टाइम तक दे रहे। ठीक है रखो भी, तुम ले जाओ बस, कोई बात नहीं, बाद में देना पैसा, तो सेलर को तो पैसा निकालना, सेलर की मार्केट कहाँ से आ गई? बी है डैमेजेस द क्रेडिट रेटिंग एंड रिलेशनशिप विद द सप्लायर। बेटा जब सैलरी देने को तैयार है, ठीक है, लॉन्गर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड मिल रहा है, अपने आप ही मिल रहा है, तो उसमें क्रेडिट रेटिंग कहाँ से ख़राब होगी? ठीक है, तो बी का भी मतलब नहीं है, और डी का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलो आगे चलो। द टर्म कैश प्रॉफिट इंडिकेट्स, कैश प्रॉफिट का मतलब क्या है? कैश प्रॉफिट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, या नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो टर्म कैश प्रॉफिट जब बोल दिया तो इसका मतलब है नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन की बातें होंगी यहाँ पर। किसकी होती है? नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, जब भी कैश प्रॉफिट बोला तो याद रहेगा, जब भी कैश प्रॉफिट बोल दिया ना, कैश का मतलब तो हो गया नेट प्रॉफिट कितना आ गया है, लेकिन साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी उसमें ऐड होती है हमारी कैश प्रॉफिट के अंदर, डेप्रिसिएशन भी हमारी
बाद में पहले माइनस करते हैं, टैक्स बचाते हैं और बाद में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं हम। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो भी निकल के आता है उसमें हम डेप्रिसिएशन फिर से ऐड करते हैं, वो हमारा कैश प्रॉफिट निकल के आता है। समझ की बात नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। हम क्या करते हैं फिर जो वैल्यू कम हो जाती है एसेट की, उसमें जो इनकम टैक्स देना होता है कम देते हैं, इनकम टैक्स कम देते हैं। बाद में क्या करते हैं उसे डेप्रिसिएशन फिर से ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट में, तो वो हमारा कैश प्रॉफिट निकल के आ जाता है। डेप्रिसिएशन तो पेपर पर है, वो एक्चुअल में गया ही नहीं कहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए था। द टर्म कैश प्रॉफिट इंडिकेट्स नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, ध्यान में रख लेना बेटा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन नहीं है बिल्कुल भी। नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स नहीं है। और नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर तो ग्रॉस हो गया ना, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का देखिए, कैश प्रॉफिट पूछा है हमसे तो कैश प्रॉफिट की बात करेंगे ना। नेट प्रॉफिट होता है प्लस डेप्रिसिएशन होता है, बात खत्म। चलो आगे चलो। A firm seeks to increase its current ratio from 1.5 before its closing date of the accounts. The action that would be make it possible is, कौन इसको पॉसिबल बना सकता है भैया। करंट रेशियो जो आइडियल होती है वो कहते हैं क्या होती है, वो 2 एक आइडियल फिगर है, ठीक है। वो कह रहा है कि करंट रेशियो को करंट एसेट पे करंट लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स जो डबल होने चाहिए लाइबिलिटी के। अभी 1.5 उसको बढ़ाना चाहता है। एसेट्स को बढ़ाए कैसे, वो एसेट्स को अपने कैसे बढ़ाए, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज, इंक्रीज चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का चार्ज कैसे बढ़ा देगा, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश क्रेडिटर को फिर अपना रिजर्व घटा रहे हैं, करंट एसेट घटा रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर कैश एट बुक वैल्यू, सेलिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचना, एसेट्स कम करना शुरू कर दे रहे, ऐसे भी नहीं होगा। डिलेइंग द पेमेंट ऑफ सैलरीज, लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं, अच्छा नीचे वाला पार्ट कम कर दे रहे हैं, तभी हमारा क्या होगा करंट रेशो, ये रेशो इंक्रीज हो सकता है। तो इसका आंसर मेरा सब ए आना चाहिए, लेकिन इसका दे रखा है इसका आंसर सी, मेकिंग कैश पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, इसका आंसर दे रखा है। A firm seeks to increase its current ratio from 1.5 before its closing date of the accounts. The action that would make it possible is making cash payments to creditors. क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट दे दिया उसने, ठीक है। उसने रॉ मटेरियल ले रखा था, जो क्रेडिटर थे उसको अगर पेमेंट कर देता है कैश में, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ उसकी कम हो जाएंगी ना, लाइबिलिटीज़ उसको पेमेंट देना, तो लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, करेक्ट है। लाइबिलिटीज़ कम कर रहे हैं तो उसका करंट रेशो बढ़ जाएगा। ये क्या कह रहा है, डिलेइंग द पेमेंट्स ऑफ द सैलरी, सैलरीज में डिले कर रहे हैं, सैलरी कम नहीं दे रहा है, डिले कर रहा है सिर्फ, यानी वो तो उसका असर क्या पड़ेगा, उसका असर क्या पड़ेगा, डिले करने से क्या फ़र्क पड़ेगा एट द एंड। अभी तो एक्रूअल बेसिस पर ही है ना, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, डिले करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक्रूअल बेसिस पर है, वैसे भी क्लोजिंग डेट तक तो वैसे में दे रहा है उसको, तो फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैश पेमेंट उसने दे दिया फटाफट क्रेडिटर को, तो लाइबिलिटीज़ कम कर दी, तो ऑब्वियसली करंट रेशो बढ़ जाएगा उसको, तो सी इज़ द राइट आंसर। सोचना पड़ेगा भैया, थोड़ा सोच के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इफ हम सीक्स टू इंक्रीज इट्स करंट रेशो, तो क्या कर रहा है वो, लेकिन कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कर दे रहा है, कैश पेमेंट कर रहा है, लाइबिलिटीज़ ख़त्म कर दे रहा है। अच्छा यहाँ देखो, मेकिंग कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो मैंने दूसरा एस्पेक्ट देखा था, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कर दिया तो उसके जो करंट एसेट्स थे वो भी तो कम हो जाएंगे, करंट एसेट्स भी तो कम होंगे, ऊपर का पार्ट भी तो कम हो जाएगा, नीचे लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके एसेट्स करेगा कैसे, पेमेंट कैसे करेगा, कैश अपने करंट एसेट को कम करेगा ना, बैंक बैलेंस कम करेगा, तो दोनों पार्ट जो है आपस में नलीफाई नहीं हो जाएंगे। जैसे मान लो पहले 1.5 है रेशो, ठीक है, तो बाद में इसको 2 करना है, तो नीचे कम कर रहा है, ठीक है, ऊपर भी कम कर रहा है ना, एक मिनट देखना पड़ेगा,
देखो गूगल पे कर लिया, गूगल पे भी सेम आंसर दे रखे है, सी दे रखे है, लेकिन कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी कम कर रहा है। यही रीज़न भी दे रखा है कि लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगे तो ये रेशो इंक्रीज हो जाएगा। अभी पेमेंट कैसे कर रहा है, अभी करंट एसेट से पेमेंट नहीं कर रहा, हो सकता है उसने कहीं और से फिर उधार ले लिया हो, ठीक है, कहीं और से बोरो कर लिया फंड्स और वहाँ से वो पेमेंट करना शुरू कर दिया हो, तो करंट एसेट्स ना हो सकता है ऊपर से वो कम नहीं हो रहे हो, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अ फर्म से टोटल डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी, ऊपर डेट है नीचे इक्विटी है, रेशो इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। आइडल डेट टू इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 होनी चाहिए ना, डेट टू इक्विटी रेशो, 2 डेट 1 इक्विटी, यही होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आइडल डेट टू इक्विटी रेशो देख लेते हैं, तो यही आंसर है। आइडल रेशो जो 2:1 है, 2:1 और लेस, 2:1 और लेस इज गुड, ठीक है। बट आगे देखो, द फर्म्स टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो इज हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज मतलब 2 चल रहा है, 2:1 चल रहा है, उससे हायर है। बट द लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इज लोअर देन द इंडस्ट्री एवरेज, लॉन्ग टर्म डेट कम है। दिस सजेस्ट दैट द फर्म इज, ये क्या सजेस्ट करता है, इज लेस प्रॉफिटेबल देन द इंडस्ट्री, is unable to make the its interest payments, is holding a larger amount of the current assets, has a higher level of the short term liabilities than the industry. Debt to equity ये हायर है इंडस्ट्री एवरेज से। टोटल डेट टू, बट लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट मतलब इसका मतलब टोटल हायर है, लॉन्ग टर्म डेट लोअर है, तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म डेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोअर है, शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा हायर, तो टोटल जो है हायर में चला गया। ओके, अच्छा मान लो बहुत ज़्यादा है डेट टू इक्विटी, मतलब उधार बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, उधार बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें से कौन सा सही होना चाहिए, उधार बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है डी। डी मतलब एज ए हायर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देन द इंडस्ट्री, लाइबिलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं देन द इंडस्ट्री, एज ए हायर लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ देन द इंडस्ट्री, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसको, शॉर्ट टर्म में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, ठीक है। ये तो समझ गए, टोटल जो है हायर है, लॉन्ग टर्म जो है लोअर है, तो अगर टोटल जो है हायर है और लॉन्ग टर्म जो है लोअर है, तो शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट में टोटल बन गया ना, तो शॉर्ट इसका मतलब बहुत हायर है, इसका मतलब डेट बहुत ज़्यादा है, उधार बहुत ज़्यादा है, यानी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कौन सी, शॉर्ट टर्म वाली, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, ठीक है, याद रहेगा। ओके डन, आगे चलो। द रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी जो है इस पर रिटर्न मिल रहा है हमें, शेयर है उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स दैट measure of leverage, measure of profitability, the efficiency in the use of assets in achieving the sales, या all of the above। तो जो इसका आंसर है रिटर्न ऑन इक्विटी है, लीवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी सबके बातें, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। लीवरेज मिलेगा हमें, और जैसे वो हो गया ना, हमारे लीवरेज मिलता है हमें, कौन से हो गए, फीचर्स, ठीक है, मेजर ऑफ लीवरेज है, और मिल सकता है हमें मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। द एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग सेल्स, एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ एसेट्स इन अचीविंग दोज सेल्स होगा, तो ऑब्वियसली वो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी सब कुछ इंडिकेट करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट चलो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किए है
उसको मुझे रिटर्न आ रहे हैं इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। तो सही आंसर जो है इसका वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बी इज द राइट आंसर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल इज सेम एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड ही मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट से है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट से, बस इतना समझ लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के टोटल एसेट्स नहीं है हमारे, इन्वेस्टमेंट के टोटल एसेट्स नहीं बनाती है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कितना किया है पहले, तो उसके बाद हमने एसेट्स बनाए हैं, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको सिंपली इन द लॉगस हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है, याद रहेगा। चलो आगे चलो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हमने उस पर रिटर्न बढ़ानी है, हमने कैसे बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दो। रिडक्शन ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल में रिडक्शन कर दो। इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर बेटा वो दे रखा है, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा तो रिटर्न बढ़ेगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिडक्शन तक इन्वेस्टेड कैपिटल जो कम कर देगा तो भी क्या होगा, इन कैपिटल कम करूँगा तो मेरा रिटर्न कैसे बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैप प्रॉफिट तेरा उतने ही रह रहा है, प्रॉफिट उतने ही रह रहा है, कैपिटल कम लगा के उतना ही प्रॉफिट रह रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा ना। कैपिटल कम लगा के उतनी प्रॉफिट आएगा, तो रिडक्शन तक इन्वेस्टेड कैपिटल करके उतनी प्रॉफिट आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी ना, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दो तो हैं, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, यानी इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है, ऊपर सेल्स आ रही है, इंक्रीज कर देंगे, सेल्स बढ़ा देंगे तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट ROI बढ़ जाएगा। करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तो इसको जो आंसर आना चाहिए सी, डी इज राइट आंसर। आगे आ जाओ। एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट मतलब क्विक क्विक एसेट्स आती हैं, नीचे करंट लाइबिलिटीज आती हैं, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आ जाओ। द इमीडिएट सोल्वेंसी रेशो इज, इमीडिएट सोल्वेंसी रेशो इज क्या कहते हैं इसको, इमीडिएटली सोल्वेंसी रेशो जो होता है, क्विक रेशो को ही इमीडिएटली सोल्वेंसी रेशो कहते हैं, याद रहेगा। इमीडिएट सोल्वेंसी रेशो इज नथिंग बट क्विक रेशो, ठीक है। क्विक रेशो मतलब क्विक एसेट्स होने चाहिए फटाफट, क्विक एसेट मतलब कैश ही है एकदम, कैश, कैश इज द करंट क्विक एसेट, कैश एंड बैंक, बैंक भी फटाफट हो जाता है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है, वो भी तो क्विक ही है कि करंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी क्विक ही है। रिसीवेबल्स जो हैं वो करंट में आते हैं, रिसीवेबल्स जो हैं वो करंट में आते हैं, वो क्विक में नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलो। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर ए फर्म इन ए वेरी वोलेटाइल मार्केट इज़ 5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो रखा है वो वोलेटाइल मार्केट में, वेरी वोलेटाइल में 5% रखा है हमने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोबेबिलिटी टू हाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रोबेबिलिटी टू लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एडिक्वेट, वी कैन टेल। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है प्रोबेबिलिटी टू लो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना रखना चाहिए हमें, कम से कम मेरे हिसाब से यहाँ 40% तक को देखता हूँ जरा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है बेसिकली यहाँ पर गूगल कर रहा हूँ तो 20 to 30% लिखा है कि अच्छा है, कि अच्छी रेंज में है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो 5% रखा है तो बहुत ही कम रखा है एक्चुअली। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या बेसिकली कि हमारी सेल्स अगर ड्रॉप भी करती हैं इतनी लेवल तक 20% तक, तब भी हमें ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा उसके पीछे है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि मतलब इतनी सेल्स होनी, इतनी सेल्स कम से कम इतनी सेल्स चाहिए जिससे प्रॉफिट होने लगे, उसके बाद भी आपने 20% मार्जिन रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी 20% मार्जिन रखा है कि हम यहाँ से देखेंगे। अगर वो नीचे 20% भी ड्रॉप करता है और वहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँचता है तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना के रखा है आपने, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम माइनस ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। डिवीजन में तो वही आता है, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम आएगा,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब 40% रखें, मीनिंग द सेल्स कुड ड्रॉप 40% बिफोर हिटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है यहाँ पर 20 to 30%, एक आइडियल बताया कि 20 to 30% रखना ही चाहिए। उससे कम तो मतलब है कि लिटिल सेल्स में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा, आपका लॉसेज होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ रखना है आपको, ताकि आपके लॉसेस जो हैं कम से कम हो। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा उतने ही आपके लॉसेस कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ₹100, फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs, प्रोडक्शन एंड सेल्स आर 8,000 यूनिट। व्हेन सेल राइज, जब सेल राइज होता है तो कंट्रीब्यूशन राइजेज बाय एन अमाउंट ग्रेटर देन द प्रॉफिट, या फिर टोटल कंट्रीब्यूशन राइजेज बाय एन अमाउंट स्मॉलर देन द प्रॉफिट, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट राइज बाय द सेम अमाउंट, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन ड्रॉप्स। तो सही आंसर है वो है इसका टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट राइज बाय द सेम अमाउंट। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग दैट रिमेन्स अवेलेबल आफ्टर ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू। जितना भी रेवेन्यू आया है उसमें से हमने जितना भी रेवेन्यू आया उसमें सारी की सारी कॉस्ट जो लगी थी वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी, जो बच गया फिर भी बच गया तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है फॉर द फिक्स्ड एसेट्स। द रिमाइंडर इज द अमाउंट अवेलेबल टू पे फॉर एनी फिक्स्ड कॉस्ट दैट बिजनेस इनकर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। एनी एक्सेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू द प्रॉफिट, इतना समझे यहाँ पर लिखा है। एनी एक्सेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू द प्रॉफिट। अभी आपने फिक्स्ड एसेट लगा रखे हैं, उस पर आपको उसका कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसकी कुछ कीमत है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आप जब अभी डायरेक्टली जो कंट्रीब्यूशन दैट इज ऐसा इट लुक्स लाइक प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट प्रॉफिट, इट इज़ कंट्रीब्यूशन। जब भी आप कुछ सेल्स करते हैं तो क्या होता है, आप कुछ रेवेन्यू आता है तो वो जो अमाउंट जो अर्निंग आ रही है आपकी, ठीक है, उसमें से आप पूरे एक्सपेंसेस निकाल दो, सारे डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दो उसमें से, और जो बच गया एक्सपेंसेस निकालने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बचता है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स है जिनकी कीमत चुकानी पड़ रही है, आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, लीज पे ले रखे कुछ वैल्यूज़ हैं, तो वो उसमें से माइनस करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जब ख़त्म हो जाएगी, जब ये फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन से बढ़कर जो निकलेगा एक्सेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ओवर फिक्स्ड कॉस्ट जब निकलेगी ना ये, तो दैट इक्वल्स टू द प्रॉफिट अर्नड, ऐसा तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है 100 आ रही है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है 6 lakhs है, प्रोडक्शन एंड द सेल्स जो है 8,000 यूनिट्स हो रहा है, ठीक है। तो 8,000 इंटू 100 कितना हो गया, 8 lakhs हो गया। 8,000 यूनिट्स, अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 का हो रहा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स 8,000 यूनिट का हो रहा है। व्हेन सेल्स राइज, जब सेल्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट राइज बाय द सेम अमाउंट होगा क्या। अब कंट्रीब्यूशन जो होता है ओवर एंड अबव द फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जब इससे बढ़ जाए तो कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना है उसको पहले। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है 8,000 यूनिट है, तो टोटल कितना वैल्यू आ गया इसका, 8 lakhs आ गया। तो 8 lakhs आ गया, तो 8 लाख आ गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर कर दिया ना उसने। 6 lakhs था, 6 lakhs के ऊपर निकल गए, 2 lakhs से ऊपर निकल गए। जब 2 लाख ऊपर निकल गए, तो जब ऊपर निकल गया फिक्स्ड कॉस्ट, तो जितना कंट्रीब्यूशन उतना ही प्रॉफिट है, टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट राइज बाय द सेम अमाउंट, यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। समझे नहीं समझे, एज ए डेफिनेशन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कब बन जाता है, जबकि वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लिया उसने, 8,000 यूनिट सेल्स कर लिए, पर यूनिट का प्राइस कितना है, अच्छा सॉरी पर यूनिट का प्राइस कहाँ ले रखे हैं, सेल्स दे रखे हैं 8,000 यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं पर यूनिट जो है 100 रुपीज़ है। फिक्स्ड कॉस्ट और
अभी कितनी सेल्स हुई है वो अमाउंट थोड़ी दे रखे हैं, ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखे हैं। एक सेकेंड, ठीक तो है भैया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट जब बेच रहे हैं ना कंट्रीब्यूशन, उस पर कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, अर्निंग कितनी हो रही है। ठीक है, तो एक यूनिट पे तो 100 रुपये का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 8000 रुपये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 8 लाख रुपये कंट्रीब्यूट करेगा। फिक्स कॉस्ट को उसमें से निकाल दो, जब फिक्स कॉस्ट 6 लाख की है, इसमें से कंट्रीब्यूशन 6 लाख का निकाल दे तो बाकी का प्रॉफिट शुरू हो जाता है ना उसका, टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट उसके बाद राइज बाय द सेम अमाउंट होगा। ठीक है, चलो आगे चलो, फिक्स कॉस्ट को कवर करना है बस, इतना समझ लो। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन दैट अंडरलाइज CVP एनालिसिस। CVP एनालिसिस क्या होता है? CVP का मतलब यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट लिखा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड आउट हाउ चेंजेस इन द वेरिएबल इन द फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस से हाउ इट इम्पैक्ट अ फर्म्स प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका आंसर देख लेंगे सीधे, आंसर है बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल्स इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल इंक्रीज। फिक्स्ड अभी बाकी देखने पड़ेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द रेलिवेंट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट हैव ए लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल्स। सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रेलिवेंट रेंज। देखो बी और सी तो एक जैसे लग रहे हैं वैसे तो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल्स इंक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट हैव ए लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल्स, ये बात नहीं है। ध्यान से देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन। क्या है? नॉट एन अजम्पशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक अजम्पशन नहीं है, वही देखो तो बाकी सारे जैसे लग रहे हैं, ये डिफरेंट लग रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये सेम रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट, ये करेक्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल्स, लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल्स के साथ रहता है, इंक्रीज से इंक्रीज, डिक्रीज से डिक्रीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट थ्रू द रेलेवेंट रेंज, सेलिंग प्राइस को भी कांस्टेंट यहाँ रखती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को भी कांस्टेंट रखें, तो जनरली जो अजम्पशंस होती हैं वो कांस्टेंट रखने के लिए होती हैं कि ताकि वो जो फार्मूला है वो फिट हो सके हर जगह, नहीं तो वेरिएबल हर चीज़ को वेरिएबल रखेंगे तो ठीक नहीं बैठेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो लीनियर रिलेशनशिप रहेगा सेल के साथ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल्स इंक्रीज, ये नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट, तो दिस इज द आंसर हमारा बी ही आएगा। ये एक अजम्पशन नहीं है सीवीपी एनालिसिस में, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल्स इंक्रीज। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है लीनियर रिलेशनशिप विद द सेल्स, ये करेक्ट है। अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीज, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, वो इंक्रीज करेगा तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स इंक्रीज करेगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, सेल डिक्रीज करेगी, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज एज द सेल्स इंक्रीज, डिक्रीजिंग का क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और ये पर यूनिट कहीं से लेके आ गए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which is the correct equation that calculates profit before tax? Assume selling price per unit is S, variable cost is V, number of units sold is U, and total fixed cost is rupees F। तो यहाँ पर जो है जो सही आंसर है वो है B। करेक्ट, द करेक्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द P, that is profit before tax, is P is equal to S minus V minus F, S minus V minus F। तो एस के हमारा एस इज़ द वेरिएबल कॉस्ट माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल, अच्छा सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ वी। एस इज़ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस एफ, माइनस एफ क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, तो जितने भी एक्सपेंसेस माइनस करने बेसिकली। ठीक है ना, बेसिकली सेलिंग इतने पे की, सेल्स सेल में सेल्स इतने पे की,
उसमें से एक्सपेंसेस को घटा देना है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, एक तो हमारे हो गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो हो ही गई, और साथ ही साथ हमने वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ से निकाल दिया। तो टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय, डेटर टर्नओवर रेशो यानी डेटर नीचे आने चाहिए, कौन से एवरेज डेटर होते हैं। तो एवरेज डेटर तो नीचे आने चाहिए, दो जगह एवरेज डेटर नीचे हैं और ऊपर सेल्स में चलता है। तो जब डेटर की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट सेल्स की बात होती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब डेटर टर्नओवर पूछा है तो नीचे तो डेटर आ गया, एवरेज डेटर्स। जब डेटर तो ऊपर सेल्स जो होते हैं, सेल्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्रेडिट सेल्स की बात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट ए क्विक करंट एसेट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एसिड टेस्ट रेशो। शॉर्ट टर्म बिल रिसीवेबल्स, कैश, स्टॉक और इन्वेंट्री डेटर्स। तो देखो बेटा, स्टॉक और इन्वेंट्री जो है वो तो इतनी जल्दी सेल नहीं होती है, उसको टाइम लगता है, तो ये क्विक एसेट्स कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते, नॉट पूछा है। ठीक है, आगे क्या है। ठीक है, तो ये एक पार्ट में ये कर लेते हैं, बाकी 60 क्वेश्चन है टोटल, 30 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका।